बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी हैव फिनिश द टेस्टिकुलर ट्यूमर्स। टेस्टिकुलर ट्यूमर्स की एंड पे दो तीन बातें हैं जो मैं आपको एडिशनली बता दूं कि टेस्टिकुलर ट्यूमर्स की हम क्लिनिकली स्टेजिंग कैसे करते हैं। क्लिनिकली हम देखते हैं कि क्या टेस्टिकुलर ट्यूमर जो है वो मेटास्टाइज कहाँ तक पहुंचा है। तो स्टेज 1 में है तो वो टेस्टिस, एपिडिडमस और स्पर्मेटिक कॉर्ड, मतलब जो टेस्टिस के अराउंड ये स्ट्रक्चर्स होते हैं तो वहाँ तक होंगे। ठीक है। स्टेज 2 में क्या होगा कि स्प्रेड होगा, एब्डोमेन में होगा। एब्डोमेन में जो रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स होते हैं वहाँ तक होगा, लेकिन बिलो द डायाफ्राम, आपको पता है ना डायाफ्राम, ठीक है, डायाफ्राम के नीचे नीचे होगा। और स्टेज 3 में डायाफ्राम से ऊपर जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं उन तक पहुँच चुका होगा। सो ये क्लिनिकल स्टेजिंग हो गई। फिर हमने ट्यूमर मार्कर बार बार रिपीट किए। ट्यूमर्स मार्कर की इंपॉर्टेंस क्या होती है? ट्यूमर मार्कर हम लोगों को बताते हैं कि टेस्टिकुलर ट्यूमर कौन से वाला है। क्योंकि क्लिनिकली तो हम देखेंगे तो हमें मैस या नोड्स या टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट मिल सकती है, बट किस तरह का है, कौन सा ट्यूमर है, एवेल्यूएट करने के लिए हमें ट्यूमर मार्कर्स जो हैं वो सीरम से कुछ ना कुछ आइडिया देते हैं। सेकेंडली, ट्यूमर बर्डन कितना है, कि बॉडी के अंदर जितने ज़्यादा ट्यूमर सेल्स प्रेजेंट होंगे उतने ज़्यादा सीरम मार्कर जो होगा वो एलिवेटेड होगा। ठीक है। उसके अलावा स्टेजिंग करने के लिए हमें ज़रूरी है ग्रेडिंग करने के लिए मॉर्फोलॉजिकली कि वो बिनाइन है, अगर बिनाइन लीजन नहीं है, क्या मेटास्टेटिक है, मेटास्टेटिक है तो किस ग्रेड का है, हाईली मेटास्टेटिक है, एनाप्लास्टिक कितना है। ठीक है, वो सारा कुछ देखने के लिए। और फिर जब हम थेरेपी स्टार्ट करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स अगर कम हो रहे होंगे सीरम तो इसका मतलब ये होगा, सीरम मार्कर्स जो होंगे वो कम हो रहे होंगे तो इसका मतलब है कि रिग्रेस कर रहे हैं ट्यूमर। ठीक है। सो ये ट्यूमर मार्कर्स की इंपॉर्टेंस है। अच्छा, उसके बाद हम नॉन न्यूप्लास्टिक लीजन्स जो हैं कॉमनली मेल जेनिटल सिस्टम के साथ एसोसिएटेड हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले है क्रिप्टोर्चिडिज्म। आपको पता है कि हमारे पास जो एब्डोमेन से डिसेंड करते हैं टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस जो हैं वो डिसेंड करते हैं। अब टेस्टिस अगर डिसेंड ना करें, ठीक है, अब आपको पता है कि टेस्टिस जो हैं वो बॉडी से बाहर स्क्रोटम के अंदर एक स्किन का बैग है उसके अंदर हैंग करते हैं। ठीक है। सो अगर वो वहाँ तक डिसेंड ना करें, दे रिमेन इन एब्डोमेन और इंगोइनल कैनाल वॉट एवर, तो उसको हम कहते हैं क्रिप्टोर्चिडिज्म। ठीक है। अब क्रिप्टोर्चिडिज्म के साथ होता क्या है कि ये यूजुअली मतलब पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह नहीं होती, मतलब पता चल जाता है ऑफ कोर्स जब टेस्टिस डिसेंड ना हुए हों तो। अब उससे होता क्या है, टेस्टिस जो हैं जब डिसेंड नहीं करते, टेस्टिस की नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है कि उनका एनवायरनमेंट जो है वो बॉडी के टेम्परेचर से लो हो, तभी वो स्क्रोटम के अंदर होते हैं। ठीक है। अब वो अगर एब्डोमेन के अंदर रहेंगे तो ऑफ कोर्स उधर क्या होगा, एट्रोफी होने शुरू हो जाएगी। अब आपको पता है टेस्टिस का अगर हम कट सेक्शन ले तो उसमें हमें सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स मिलती हैं। हम सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स नॉर्मली कैसे होती हैं, ऐसे नज़र आती हैं जैसे इस पिक्चर में आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आप देखें एक थिन सी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है। उसके अंदर क्या क्या नज़र आ रहे हैं, सर्टोली सेल्स जो कि सपोर्टिंग सेल्स हैं, ये जो बड़े वाले हैं। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये स्ट्रोमा है। ठीक है। स्ट्रोमा के अंदर हमारे पास ये कुछ लीडिंग सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर। उसके अलावा आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये जितने सेल्स हैं ये सारे स्पर्मेटोसिटिक सेल्स हैं। ठीक है, जो कि स्पर्म प्रोडक्शन कर रहे हैं और कुछ स्पर्म आपको ल्यूमन में मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही है ना, ये सारे आपको मिल गए नॉर्मल के अंदर। अब जब क्रिप्टोर्चिडिज्म होता है तो उसकी मॉर्फोलॉजी में क्या चेंज आता है। अब यहाँ पे देखिए आपको बहुत ज़्यादा लीडिंग सेल्स मिल रहे हैं, स्ट्रोमल कंपोनेंट बढ़ गया हुआ है, फाइब्रोसिस हुई हुई है। अगर इंडक्स को, सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स को देखें, इनके आसपास क्या हुआ हुआ, बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस आपको मिल रही है ये। ठीक है। उसके अलावा आपको स्पर्मेटोसिटिक सेल्स या जर्म सेल्स एलिमेंट हैं वो बहुत कम हो गए हैं। ठीक है। उसके अलावा देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा थिकन नज़र आ रही है आपको। ठीक है। सो ये सारे चेंजेस आते हैं, यही आपने मॉर्फोलॉजी में लिखना है। ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक हो गई है, स्पर्मेटोसिटिक या जर्म सेल का जो कंटेंट है वो कम हो गया हुआ है, स्पर्म्स आपको नहीं मिल रहे क्योंकि एट्रोफी हो चुकी हुई है, बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकन हो गई हुई है। ठीक है। और पेरी डक्टल कह लें फाइब्रोसिस हुई हुई है। सही है, या पेरीट्यूबुलर, सॉरी, सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स है ना, पेरीट्यूबुलर फाइब्रोसिस हुई है। तो ये सारे चेंजेस हैं आपको ये नज़र आएंगे। ठीक है। अच्छा, अब आप और बिनाइन लेशंस में हम लोग पढ़ते हैं ऑर्काइटिस। ठीक है। ऑर्काइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिस। दिस कुड बी यूनिलैटरल, दिस कुड बी बायलैटरल, यूजुअली बायलैटरल होती है। ऑर्काइटिस जो होती है वो ज़्यादातर एसोसिएटेड किसके साथ होती है, मम्प्स के साथ। बच्चों में ये पूछा जाता है कौन से वायरस के साथ है, तो मम्प्स के साथ एसोसिएटेड होती है। अब आपने सिर्फ मम्प्स को ही नहीं देखना, ये जो होती है इन्फ्लेमेशन, दिस कुड बी ड्यू टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज जैसे कि निजोरिया गोनोरी एंड निजोरिया गोनोरी और क्लेमिडिया की वजह से हो सकती है। यूजुअली 14 से 35 ईयर्स के जो मेल्स होते हैं उनके अंदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से क्लेमिडिया और निजोरिया गोनोरी उसकी वजह से होता है। ठीक है। अडल्ट मेल्स जो कि 35 ईयर्स से अबव होते हैं उनके अंदर ई कोलाई और सूडोमोनास की वजह से यूजुअली ब्लैडर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, सिस्टाइटिस और या यूटीआई का कोई इन्फेक्शन होगा, दैट कुड लीड टू ऑर्काइटिस। ठीक है। उसके अलावा मम्प्स
बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, और ऑटो इम्यून भी हो सकती है। तो ये आपने 4 कॉजेज़ याद करने हैं कोइटिस के, ठीक है। अब हम देखते हैं टेस्टिकुलर टॉर्शन को। अब टेस्टिकुलर टॉर्शन मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कि नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि जो टेस्टीज़ होते हैं उनका सारा कंटेंट जो है टेस्टीज़ खुद भी डिसेंड करते हैं इंग्वाइनल कैनाल से, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि इंग्वाइनल कैनाल से सारे स्ट्रक्चर्स आ रहे होते हैं। इंग्वाइनल कैनाल से हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट भी होते हैं, वेन्स भी आ रही होती हैं, ठीक है, वो सारा कुछ सप्लाई कर रही होती हैं, जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल स्पर्मेटिक कॉर्ड में आपको नज़र आ रहा है इस टेस्टीज़ का। अब दूसरी तरफ देखें कि अगर स्पर्मेटिक कॉर्ड की ट्विस्टिंग हो जाए, ठीक है, इसकी ट्विस्टिंग हो जाए, जब इसकी ट्विस्टिंग होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि अंदर पड़ी हुई वेन्स जो होती हैं वो भी ट्विस्ट कर जाती हैं, वेन्स आर्टरी सारा कुछ ट्विस्ट कर जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाता है, नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस, क्योंकि इस्कीमिया होना शुरू हो जाएगा ना, वेन्स वाला सारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड यहाँ पे पूल अप रहेगा, हेमरेजेस होंगे, ठीक है। सो दीज जो टेस्टिस जो कि टॉर्शन की वजह से अफेक्टेड होता है, दैट यूजुअली शोज कोगुलेटिव नेक्रोसिस। हेमरेजेस के अंदर आपको मिलेगा कंजेस्टेड टेस्टिस मिलेंगी, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी ये बात। ओके, सो टेस्टिकुलर टोर्शन के अंदर क्या होता है, ट्विस्टिंग ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है, वेन्स बिकम ऑब्स्ट्रक्टेड लीडिंग टू कंजेशन एंड हैमरेज, यही बात बताई मैंने आपको। उसके अलावा क्या होता है, ये हो सकता है कंजेनिटल फेलियर ऑफ द टेस्टिस टू अटैच टू द इनर लाइनिंग ऑफ द स्क्रोटम, ये भी एक कॉज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है वेरिकोसील। अब वेरिकोसील आपको कैसे मिलेगा, बैग ऑफ वॉर्म्स, ये अक्सर एमसीक्यूज आता होता है, ठीक है, बैग ऑफ वॉर्म्स। अब इसमें क्या होता है कि जो स्पर्मेटिक वेन्स होती हैं वो यूजुअली डायलेटेड नज़र आती हैं। अब आप कहेंगे कि टेस्टिकुलर टोर्शन में भी इस तरह नज़र आ रहा है, यस, वेरिकोसील में कॉज डिफरेंट है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास जो टेस्टिकुलर वेन होती है दैट यूजुअली गोज एंड ड्रेन्स इनटू, जो लेफ्ट वाली होती है वो पहले लेफ्ट रीनल वेन में और फिर वहाँ से इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन होती है, राइट वाली डायरेक्टली ड्रेन होती है, इसलिए लेफ्ट साइड पे ये ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। अब लेफ्ट क्यों कॉमन होता है, क्योंकि लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन जो होती है वो पहले रीनल वेन में ड्रेन करती है एंड देन इनटू द इन्फीरियर वेना केवा, रीनल वेन इन्फीरियर वेना केवा में जाती है। अब सपोज करें कि यहाँ पे कोई स्टोन है, ठीक है, या कोई थ्रोम्बस है, या कोई एम्बोलस है, वट एवर जो भी है, वेन के अंदर एम्बोलस ही हो सकता है, ठीक है, या आर्थरोस्क्लेरोटिक प्लेक है, वट एवर, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये सारी टेस्टिस जो हैं, टेस्टिकुलर वेन्स जो हैं, ये ड्रेन नहीं कर पाएंगी प्रॉपरली। जब इनका ड्रेनेज नहीं होगा तो ये पीछे क्या हो जाएंगी, फूलना शुरू हो जाएंगी ना, इनके अंदर ब्लड पूल अप होना शुरू हो जाएगा, तो दैट विल रिजेंबल अ बैग ऑफ वॉर्म्स, ठीक है, जैसे कि यहाँ इस पिक्चर में नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। सो दिस इज़ वेरिकोसील। अब अगला हम लीजन पढ़ लेते हैं साथ में, हाइड्रोसील। अब हाइड्रोसील में क्या होता है, इस पिक्चर में आप देखें नॉर्मली क्या होता है कि जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो हमारे पास एक कैले मेम्ब्रेन बनती है जो कि टेस्टिस को डिसेंड करती है, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोसेसस वेजिनालिस, ठीक है। अब ये प्रोसेसस वेजिनालिस यहाँ पे अपने नॉर्मल ह्यूमन में क्या है, यहाँ पे ऑब्लिटरेट होगी, ये ख़त्म हो जाती है, ठीक है, तो कोई कनेक्शन नहीं बचता वापस पीछे की तरफ। लेकिन अगर ऐसा हो कि पेरिटोनियल कैविटी के साथ जिस तरह डिसेंड कर रहे होते हैं एब्डोमेन में, अगर उसी तरह ही प्रोसेसस वेजिटालिस जो है वो पेटेंट रहे, उसी तरह रहे, नॉर्मल रहे, ठीक है, नॉर्मली जैसे क्या हो जाना चाहिए, ऑब्लिटरेट हो जाना चाहिए, यहाँ ख़त्म हो जाना चाहिए, इसको ये वाला एरिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ये इसी तरह परसिस्टेंटली रहे प्रोसेसस वेजिनालिस तो क्या होगा, अब पेरिटोनियल कैविटी का कनेक्शन रहेगा स्क्रोटम के साथ, तो इस वजह से क्या होगा, पेरिटोनियल फ्लूइड जो है वो टेस्टिस के अंदर आता रहेगा, ठीक है। सो इस वजह से यहाँ पे आप देखें टूनिका वेजिनालिस और टेस्टिस के दरमियान में बहुत सारा फ्लूइड इकट्ठा हुआ है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोसील, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि टेस्टिस जो होते हैं ना वो लाइन किए होते हैं टूनिका वेजिनालिस से, ठीक है। टूनिका वेजिनालिस जो होती है वो इसके साथ बाहर से कनेक्टेड होती है, ठीक है, और इसके बाहर स्क्रोटम की लाइनिंग होती है इस तरह, ठीक है, ये नॉर्मल होता है। लेकिन अब क्या हुआ है कि क्योंकि प्रोसेसस वेजिनालिस जो है वो उसी तरह परसिस्टेंट रही है, तो अब क्या होगा, इसका कनेक्शन पेरिटोनियम के साथ रहेगा, तो टूनिका वेजिनालिस जो है वो अब ऑब्वियसली वो आती तो उसके साथ है ना, उसका पार्ट है प्रोसेसस वेजिनालिस का, तो अब ये ओब्लिटरेट नहीं हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि ये अब बाहर पड़ी हुई है और इनके दरमियान में टेस्टिस और टूनिका वेजिनालिस के दरमियान में एक स्पेस है और उस स्पेस में फ्लूइड आ जाएगा पेरिटोनियल कैविटी से, तो उसकी वजह से जब फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो दैट वुड लीड टू हाइड्रोसील, ठीक है। अच्छा, पीनस के कुछ और नॉन न्यू प्लास्टिक लीजन्स हैं वो भी पढ़ लेते हैं। कंजेनिटल कंडीशन है, बेसिकली क्या हो रहा होता है कि नॉर्मली हमारे पास फोल्ड्स बनते हैं, जेनिटल फोल्ड्स होते हैं वो ख़त्म होते हैं। अब जब वो फोल्ड्स प्रॉपरली क्लोज नहीं होते तो कंजेनिटली ये जो यूरेथ्रा जिसने यहाँ पे ओपन होना होता है नॉर्मली, ठीक है, लेकिन अब ये क्या होगा, या वेंट्रल सरफेस पे, ठीक है,
या डोर्सल सरफेस पे ओपन हो जाएगा। जब वेंट्रल सरफेस पे या बिलो नीचे वाली सरफेस पे ओपन होगा तो इसको हम कहेंगे हाइपोस्पेडियसिस। ठीक है, हाइपो का मतलब क्या है, बिलो, और स्पेडियसिस का मतलब क्या है, ओपनिंग। सही है, तो यूरेथ्रा की नॉर्मल ओपनिंग नहीं होगी, वो क्या होगा, डोर्सल सरफेस पे वेंट्रल सरफेस पे या बिलो वाली नीचे वाली सरफेस पे ओपन हो जाएगा, दैट इज हाइपोस्पेडियसिस। और इसी तरह एपिस्पेडियसिस होगा जब क्या होगा कि यूरेथ्रल ओपनिंग आपकी जो डोर्सल सरफेस होती है उसके ऊपर या अबव सरफेस, ऊपर वाली सरफेस के ऊपर ओपनिंग हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज एपिस्पेडियसिस। ठीक है, मैं आपको पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, देन वी विल गो थ्रू द थेरीज। ठीक है, सो होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। सो इन लीजन्स को हम लोग कर लेते हैं। सो वेरिकोसील क्या था, वेरिकोसील इज द डायलेशन ऑफ स्पर्मेटिक वेन्स, क्योंकि इम्पेयर ड्रेनेज हो रही होती है। ओके, बैग ऑफ वॉर्म्स की तरह ये अपेयर हो रहे होता है। ठीक है, स्क्रोटल स्वेलिंग होती है, दैट इज लाइक अ बैग ऑफ वॉर्म्स। और इसकी रीज़न क्या होती है, लेफ्ट साइड पे ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि लेफ्ट साइड की जो टेस्टिकुलर वेन होती है वो लेफ्ट रीनल वेन में पहले ड्रेन करती है। अब रीनल वेन के अंदर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड जो होगा या ब्लड होगा वो पीछे पूल अप होना शुरू हो जाएगा। सही है। अच्छा, इसके अलावा लेफ्ट साइडेड का रीनल कार्सिनोमा हो, वो रीनल वेन को ब्लॉक कर रहा हो या उसको प्रेशराइज कर रहा हो, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। सही है। ओके, हाइड्रोसील में मैंने आपको बताया कि जब फ्लूइड कलेक्शन हो जाए विद इन द टूनिका वेजिनालिस, मैंने आपको बताया टूनिका वेजिनालिस नॉर्मली क्या होती है, टेस्टिस के सराउंड कर रही होती है, लेकिन अगर प्रोसेसस वेजिनालिस प्रॉपरली रहे, मतलब प्रेसिस्टेंट रहे, तो अब क्या होगा, टूनिका वेजिनालिस जो होगी वो इधर बाहर की तरफ होगी। ठीक है, और इसके दरमियान में स्पेस होगी टेस्टिस और टूनिका वेजिनालिस के, और इधर क्या होना शुरू हो जाएगा, पेरिटोनियल फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। सही है। एसोसिएटेड विद इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ प्रोसेसस वेजिनालिस लीडिंग टू कम्युनिकेशन विद पेरिटोनियल कैविटी, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। और इसके अंदर एक एमसीक्यूज पूछा जाता है, स्क्रोटल स्वेलिंग कैन बी ट्रांसल्यूमिनेटेड। ठीक है, आप लाइट लोगे और लाइट को जब आप लगाओगे वहाँ पे तो वो क्या होगा, लाइट रेडिएट करेगी वहाँ पे।